यमन से उठे तूफान ने एक बार फिर इजराइल की नींव हिला दी। महज 4 दिन पहले हूती विद्रोहियों ने इजरायली क्षेत्र पर क्लस्टर बम से लैस मिसाइलें दागी। वहीं इसके जवाब में इजराइल ने रविवार तड़के यमन की राजधानी सना और उसके आसपास 3 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई नागरिकों के हताहत होने की पुष्टि की है, लेकिन हूती के किसी बड़े कमांडर पर चोट नहीं पहुंची। अब बड़ा सवाल यह है कि लगातार पलटवार करने के बावजूद इजराइल अब तक हूती संगठन के शीर्ष नेताओं को क्यों नहीं खत्म कर पाया, जबकि गजा, हिजबुल्लाह और यहां तक कि ईरान में उसके कई बड़े कमांडरों को सटीक निशाने पर मार गिराया गया। ऐसा भी माना जा रहा है कि सेना लगातार हमले तो कर रही है, लेकिन वे खुद भी थकान और दबाव महसूस करने लगी है। आईडीएफ को लगातार निराशा हाथ लग रही है और इसी वजह से इजरायली सैनिकों के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। इसकी पहली वजह है भाषा और संचार का जाल। हूती लड़ाके स्थानीय अरबी बोली में बातचीत करते हैं और साधारण शब्दों की बजाय गहरे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां उनकी बातचीत को सही मायने से डिकोड नहीं कर पाती। ना तो रेडियो ट्रैफिक पूरी तरह ट्रैक हो पाता है और ना ही सही लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में इजरायली अधिकारियों को अरबी की गहन पढ़ाई करवाने का आदेश दिया गया। दूसरा कारण है अधूरी तैयारी। गजा और ईरान में इजरायल ने वर्षों की मेहनत से जासूसी नेटवर्क खड़ा किया, स्थानीय एजेंट तैयार किए और ग्राउंड लेवल पर सूचना इकट्ठी की, लेकिन यमन में ये पूरी प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है। मोसाद की टीम इस समय केवल संभावित ठिकानों की सूची बना रही है और रणनीति यही है कि जब सही मौका आए तो एक साथ कई ठिकानों पर करारावार किया जाए। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है कमांडरों की पहचान। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह में एक औपचारिक संरचना मौजूद थी। कौन किस पद पर है और किसकी क्या भूमिका है, ये साफ साफ दिखता था। इसी वजह से इजरायल ने एक एक कर टॉप टारगेट्स को खत्म कर दिया। इसके उलट हूती संगठन परछाई की तरह काम करता है। उनके नेता और कमांडर शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं। बस अल हूती नाम जाना जाता है और बाकी पूरी कमांड संरचना पर्दे के पीछे रहती है। ऐसे में दुश्मन का चेहरा ही न दिखे तो उस पर सटीक वार कैसे होगा? नतीजा यही है कि यमन में इजरायल के एयर स्ट्राइक आम जनता को ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं, जबकि हूती कमांडरों की रीढ़ अब तक सलामत है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए हूती लगातार इजरायल को चुनौती दे रहा है। लाल सागर में जहाजों पर खतरा बना रहे हैं और गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों का समर्थन करके इजरायल को नए मोर्चों पर उलझा रहे हैं। वहीं अब एक और खुलासा हुआ है, जिसमें इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल यार जमीर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के साथ बंधकों की अदला बदली पर सहमत होने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि सभी सैन्य शर्तें पूरी हो चुकी हैं और अब निर्णय लेने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। इस डील से लगभग 50 बंधकों की रिहाई संभव हो सकती है। हालांकि अंदाजा है कि उनमें से करीब 20 ही जीवित हैं। अब ये दिख रहा है कि अंदरूनी दबाव के साथ साथ बाहरी दबाव भी इजरायल की सरकार पर तेजी से बढ़ रहा है। इस टकराव की असली तस्वीर यही है, एक और विद्रोही जो परछाई की तरह छिपकर वार करते हैं और दूसरी तरफ इजरायल जो पूरी सैन्य शक्ति झोंकने के बावजूद अपने सबसे अहम लक्ष्य यानी हूती नेताओं को अब तक गिराने में नाकाम रहा है। सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू सरकार आखिरकार इस दबाव को झुककर स्वीकार करेगी और शांति की राह पर कोई ठोस कदम उठाएगी, या ये संघर्ष अभी और लंबा खिंच सकता है? इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।